5 मई की तारीख बहुत खास है क्योंकि इस दिन लग रहा है इस साल का पहला चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण बुद्ध पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है और इसीलिए इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। चंद्र ग्रहण को लेकर कई तरीके की धार्मिक मान्यताएं हैं। ग्रहण के अशुभ प्रभाव को लेकर लोगों के जहन में, लोगों के मन में हमेशा एक आशंका सी बनी रहती है। लेकिन ग्रहण को लेकर जो डर है वो कितना सही है? ग्रहण कितना शुभ होगा और इसका कितना अशुभ प्रभाव पड़ेगा? ग्रहण काम बनाएगा या बिगाड़ेगा? और अगर ग्रहण से कुछ अनिष्ट होने की आशंका है तो उसका निवारण कैसे किया जाए? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों से आप सभी का तारुफ मैं करवा दूं। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी हमारे साथ है, ज्योतिषाचार्य, बहुत स्वागत है सर आपका। राजकुमार शास्त्री जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर वाई राखी हमारे साथ मौजूद है, टैरो कार्ड रीडर है, एस्ट्रोलॉजर है, मैम आपका भी बहुत स्वागत है। ब्रजभूषण मिश्र जी हमारे साथ है, आपका भी सर बहुत स्वागत है। और अनिल बस जी हमारे साथ है, ज्योतिषाचार्य, आपका भी सर बहुत स्वागत है। देखिए, जिस तरीके से साल का पहला सूर्य ग्रहण हम सभी ने देखा, कई प्रभाव इसके भी हमने देखे और खासतौर पर जब बात राशियों की होती है तो चंद्र ग्रहण को लेकर भी जहन में कई आशंकाएं हैं कि किस तरीके से कौन सी राशि पर कितना शुभ या अशुभ प्रभाव ये डालने वाला है। तो राखी जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे पहले अगर हम मेष राशि की बात करें तो चंद्र ग्रहण क्या कुछ लेकर आने वाला है मेष राशि वालों के लिए? देखिए, सबसे पहले चंद्र ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं है। चंद्र ग्रहण भारत में दिख नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा ब्रह्मांड में एक ही है तो इसका असर आपकी और मेरी जिंदगी पे तो जरूर पड़ेगा। लेकिन मेष राशि की बात की जाए तो इससे पहले जो सूर्य ग्रहण पड़ा था वो आप ही की राशि में पड़ा था और अब जो चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, हालांकि वो तुला राशि में पड़ने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इसका असर आपके ऊपर होगा। आपकी मदर की तबीयत खराब हो सकती है, आपके वैवाहिक जीवन में थोड़े अप डाउन हो सकते हैं, तो अपने वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, अन्यथा आपको थोड़ी सी मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चंद्र ग्रहण उपछाया ग्रहण है। इसका अर्थ ये होता है कि ग्रहण जैसा नहीं है, सिर्फ चांदनी धुंधली सी हो गई है। और ये भी महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से। और जब तक वृषभ राशि की हम बात करते हैं तो ये और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि तुला राशि जो कि छठे भाव में आ रही है, वृषभ राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण षष्ठ भाव में पड़ रहा है। छठा भाव रोग का है, कष्ट का है। छठा भाव छोटी छोटी आपदाओं का है, नए नए चैलेंजेस का है। तो इसमें आपको सबसे पहले, क्योंकि तुला राशि में आया है, तो पत्नी से और स्त्रियों के प्रति आपका व्यवहार बहुत विनम्र होना चाहिए। तमाम जो प्रिकॉशंस छोटे छोटे हैं वो जरूर लिए जाए। त्रिपाठी जी, आपसे समझना चाहेंगे मिथुन राशि के जो जातक है उनके लिए कैसे रहने वाला ये समय? देखिए रंजना, जो मिथुन राशि के जातक हैं, खास तौर से जो मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध होता है, और चंद्रमा चूंकि चंद्रमा की राशि पर लग रहा है, तुला राशि पर लग रहा है। चंद्रमा मन का कारक है और बुध को कहते हैं बुद्धि का कारक है। तो व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि जो बुध वाले लोग होते हैं बहुत ज्यादा सोचते हैं, चिंतन करते हैं, एनालिटिकल ब्रेन होता है, तो किसी भी बिंदु पर बहुत गहराई से सोचने लगते हैं। तो जब वो काफी माइक्रो लेवल पर सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो बड़े उत्साहित हो जाते हैं, खुश होते हैं। लेकिन वही जब नेगेटिव चैनलाइज होते हैं तो नकारात्मक भावना उनके मन में आ जाती है। तो चूंकि चंद्रमा मन का कारक है तो उनके लिए सलाह है कि वो निगेटिव न सोचे, पॉजिटिव सोचे और अपने समय का सदुपयोग करें। और पंचम भाव खासतौर से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रारब्ध का भाव है, तो उनका प्रारब्ध अच्छा। ऐसे में ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, भगवान गणपति का जप करें और उनका अच्छा हो इसके लिए उनको क्या करना है कि चीनी है, दूध है, सफेद वस्तु है, दान करें। और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनका यह वर्ष, इनका समय बहुत अच्छा होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा होगा, इनकम का जरिया बढ़ेगा। संतानें बहुत अच्छा कहे कि संतान एक प्रकार का धन है, तो संतान की टेरिटरी में दखलंदाजी न करें, उनके प्रति आप कंसर्न रखें, उनको इंकरेज करें, उनकी आलोचना न करें। और आपका चूंकि चंद्र ग्रहण अच्छा हो इसके लिए आपको क्या करना है कि भगवान शिव की आराधना करें। और जिस दिन बहुत ज्यादा जरूरी होते आए त्रिपाठी जी कि भगवान का जो पूजन अर्चन है वो हमेशा एक पॉजिटिव लाइट जिंदगी में लेकर आता है, तो वो तो हमें करना चाहिए। राजकुमार शास्त्री जी, जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए किस तरीके का समय लेकर आने वाला है ये चंद्र ग्रहण? कर्क राशि के जो जातक हैं वह मानसिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, चूंकि चंद्रमा जिस प्रकार अरविंद भाई ने बतलाया कि चंद्रमा जो है पीड़ित है और ऐसी स्थिति में, मानसिक स्थिति
दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि पति पत्नी के बीच में परस्पर मनभेद हो सकता है। मतभेद नहीं, मनभेद की बात कर रहा हूं। आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से इनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत सोच समझ करके धन का खर्च करें। तो ये जो तमाम उपाय हैं ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो थोड़े बहुत अशुभ संकेत देखने को मिल रहे हैं उन्हें आप शुभ में बदल सकते हैं। बृजभूषण जी, जैसा कि शास्त्री जी ने कहा कि खासतौर पर रिलेशनशिप को लेकर कर्क जातक जो है, कर्क राशि वाले, उनके ऊपर इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन बात जब हम सिंह राशि की करते हैं तो क्या उसमें भी सामान्य प्रभाव देखने को मिलेगा, या फिर इसके इतर कुछ और भी संभावनाएं लेकर आ रहा है ये चंद्रग्रहण? सिंह राशि जो है, सिंह राशि में सिंह राशि वालों के तृतीय भाव में ये ग्रहण लगेगा। तृतीय भाव भाई का होता है, पराक्रम का होता है। तो इसमें जब ग्रहण यहाँ पे लगेगा तो कॉन्फिडेंस की कमी उनकी होगी, भाई से मतभेद हो सकता है। और चूंकि भाग्य भाव के ठीक सामने पड़ता है, तो ऐसे में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट 15 दिन से 1 महीने के बीच नहीं करना चाहिए, क्योंकि राशियों पे प्रभाव 15 दिन से 1 महीने तक पड़ता है। राखी जी, बात अगर कन्या राशि के जातकों की करें तो उनके लिए कैसा रहने वाला, खासतौर पर चूंकि बात रिलेशनशिप्स को लेकर हो रही है, लेकिन बात जब करियर की आती है, स्वास्थ्य की आती है, क्योंकि समय ही कुछ ऐसा चल रहा है जहां पर कई गंभीर बीमारियां आसानी से जकड़ ले रही है, तो चंद्रग्रहण भी कोई अहम रोल उसमें अदा कर सकता है? बिल्कुल, चंद्रमा मन का कारक है, मन पीड़ित रहेगा। शेयर मार्केट में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा दिखेगा, मौसम में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा दिखेगा। कन्या राशि वालों, कोई ट्रैवलिंग का अगर आपका प्लान है और खासकर धार्मिक यात्राओं का प्लान है, तो मेरा मानना है कि अगले 40-45 दिन के लिए इसे आप टाल दें, या अगर आपको जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो एक रुद्राभिषेक शंकर भगवान का इस ग्रहण के बाद करवा कर जाएं तो अच्छा रहेगा। ओम गण गणपते नमः का जाप जरूर करें। घर की खाने की हर चीज में आप तुलसी जरूर डालें। अब तुला राशि के जातकों के लिए देखिए, नवमेश 7th हाउस में विवाह संबंधी कोई अच्छी खबर, अगर किसी के घर में बेटी विवाह योग्य नहीं हो रहा तो ये योग भी आने वाले लगभग 40 दिनों के बाद, और 3 महीने के अंदर अंदर इस योग की खुशखबरी भी आप लोगों को मिल जाएगी। और देखिए, पंचमेश पंचम में ही है, लेकिन उसकी दृष्टि 7th हाउस में है, तो इसमें क्या होता है, आलस्य का हमें परित्याग करना होगा, आलस्य बहुत आएगा। और जैसा कि मैंने कहा, ये उपछाया है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और चंद्रमा की इस चांदनी में धुंधलापन है, तो उससे क्या होगा, हमारी मानसिक स्थिति, सोचने विचारने की बातों में थोड़ा सा अंतर आएगा। दशमेश लगन में है केतु और राहु के प्रभाव में। अगर कहीं विदेश में, अगर कहीं बाहर जाने की योजना बनाए, या कहीं कोई ऐसे कंट्री में जहां राहु का प्रभाव हो, जैसे दुबई पास में ही है, अगर वहां कोई लोग जॉब करना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो, या पहले करते हो उनको हट गई हो, तो उनको मिलने के योग भी बन जाएंगे। हाँ, पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, छोटी छोटी बातों पे हमें आपस में लड़ना नहीं होगा। तुला राशि के लिए एक रामबाण उपाय बता रहा हूं, और आखिर में बताऊंगा ऐसा उपाय जो 12 राशियों पे कारगर हो जाएगा। आप क्या करें, भगवान शिव के मंदिर जाएं, शिवलिंग के ऊपर दही चढ़ा दीजिए। जी हां, पहले तो जल चढ़ाइए, फिर उसके बाद दही चढ़ाइए या छाछ चढ़ा दीजिए और एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए। सारे अरिष्ट अनिष्ट दूर होंगे, विवाह संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी, विवाह का सुंदर योग भी दिखाई देगा, और कोई भी अरिष्ट अनिष्ट होगा तो दूर हो जाएगा। बिल्कुल, बस जी ने जैसे कहा कि उपछाया है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, तो जैसा आपने विवाह का जिक्र किया तो मैं भी भयभीत नहीं होती हूँ यहाँ से। नहीं होने की। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। और डॉक्टर त्रिपाठी जी, वृश्चिक राशि के जो जातक है उनके लिए समय कितना शुभ और कितना अशुभ? वृश्चिक राशि के जो जातक होंगे उनके लिए यह कालखंड खास तौर से बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी को बनाने के लिए अच्छा है, और उनका व्यापार बढ़ेगा, आगे जाएंगे, नौकरी के दृष्टिकोण से बढ़िया है, और घर को काफी आगे बढ़ाएंगे, भाग्य उनका साथ देगा। अगर इस दरमियान 0 से 45 दिन के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा होगा तो उसमें उनको सफलता मिलेगी, माली हालत अच्छी होगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कटुता आएगी, इनको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि क्या बोलते हैं, अपने वाणी से अपने लोगों को दुश्मन बना लेते हैं, अपनों के बीच में पराये जैसे महसूस करते हैं, तो इनको वाणी पर ध्यान रखना है। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें, लेकिन चूंकि समय कम है, इसमें क्या करना है कि इस ग्रहण काल में आप भगवान शिव की आराधना करिए। ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय में इस मंत्र का जप करें। और अभी अनिल बस जी ने बताया कि
आप इसमें भगवान शिवलिंग पर दही है, दूध है, चावल है और बेलपत्र अर्पित करें ग्रहण काल के बाद, तो आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। त्रिपाठी जी, मैं भी पर्सनली ये समझती हूँ कि पूजा कम से कम आप मेंटल पीस के लिए, अपने सेल्फ पीस के लिए करें, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। शास्त्री जी, आगे बढ़ेंगे और धनु राशि की जब बात करेंगे तो धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है चंद्र ग्रहण का ये समय? भाग्य हमेशा व्यक्ति का, देखिए एक बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को केवल भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, कर्म पर भी विश्वास रखना चाहिए। तो इस प्रकार के लोगों के लिए सलाह है कि वो कर्म पर अग्रसर हों, उनको अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। नौकरी में कुछ समस्या आ सकती है और फल की चिंता न कर, और संतान उनकी संतान का भाग्योदय हो सकता है। उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है कि पीली वस्तु हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें, अन्यथा भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के पीले रंग के वस्त्र भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण को अर्पण करें। तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। ब्रजभूषण जी, कैसा समय रहने वाला है मकर राशि के जातकों? देखिए, मकर राशि के 10वें भाव में ये ग्रहण लगेगा। 10वां भाव जो होता है पिता का होता है और कर्म क्षेत्र मेरा होता है। यहाँ पे पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं हो सकती है, और कर्म क्षेत्र जो हम काम करते हैं उसमें अगर कोई बदलाव करना चाह रहे हैं या नई नौकरी ढूंढ रहे हैं उसमें थोड़ी बाधाएं आ सकती है, और अगर हम स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसमें भी थोड़ी बाधाएं आ सकती है। और मकर राशि वाले अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं और चावल का दान करते हैं तो उनका अच्छा रहेगा। दान पुण्य जो है वो हमेशा से हमारे शास्त्रों में भी राकेश जी कहा है कि वो वैसे भी करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी जो हम कर्म करते हैं उसके फल तो हमें मिलता ही है। लेकिन कुंभ राशि के जो जातक है उनके लिए कुछ विशेष उपाय हैं, दान के लिए भी कुछ खास ऐसी टिप्स अगर आप देना चाहें? देखिए, कुंभ राशि में शनि भी गोचर कर रहे हैं, इस वक्त वहीं पर हैं और वो उनकी प्रिय राशि भी है, अपने घर पर हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं। आपके लिए बस इतना जरूरी है कि आपका पेट खराब हो सकता है, पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। किसी को टाइम पर पैसा उधार ना दें। अगले 45 दिन तक अगर आपने किसी को पैसा दिया तो वो पैसा लौट कर वापस नहीं आएगा। यात्राओं पर जाते वक्त अपनी जरूरत की चीजें जरूर रखें, अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखें। मीन राशि वालों को क्या रिलैक्स हो जाना चाहिए? कैसा समय रहने वाला उनके लिए? मीन राशि के जातकों के लिए खास बात, स्थान परिवर्तन मुझे दिखाई देता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपना घर बदलना चाह रहे हो, और यह भी हो सकता है कि किसी यात्रा में, ये तीर्थ यात्रा भी हो सकती है, तो आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। खास करके अगर आप जॉब करते हैं तो बॉस के साथ ईगो प्रॉब्लम लेके ना बात करें, क्योंकि आपकी जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है। तमाम राशियों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन त्रिपाठी जी यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझना कि जो भी सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव की हमने बात की है, और हमारा काम है पॉजिटिविटी फैलाना, लोगों को समाधान देना, डराना नहीं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी ग्रहण की जो तमाम नकारात्मकताएं हैं जिनको लेकर हमने डिस्कशन किया, उन्हें पॉजिटिविटी में हम कैसे बदलें? जो ग्रहण लग रहा है भारत में इसका प्रभाव नहीं है। ग्रहण काल में जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो मुझे कई गुना होकर के मिलता है। तो इसमें हमको धार्मिक कार्य करना चाहिए, मनसा जाप करना चाहिए, अपने इष्ट की आराधना करना चाहिए, और जो आपके भाग्य के स्वामी हैं उनकी आराधना करना चाहिए। आपको पता है चंद्रमा इस धरती पर माँ ही है, जो आपकी माँ खुश तो दुनिया में आपसे सब खुश। तो अच्छे कर्म करें। बिल्कुल राकेश जी, इसलिए कहा भी जाता है कि उस व्यक्ति के पास सब कुछ है जिसके पास उसकी माँ है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई उपकरण नहीं है, ईयरबड नहीं है या फिर समय नहीं है, तो अपने माँ के सामने शीश झुकाइए, उनके चरण को स्पष्ट कीजिए, आपके पास सब कुछ आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो तमाम शंकाएं दर्शकों के जहन में हमेशा चंद्रग्रहण को लेकर बनी रहती हैं उस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए, बहुत ही आसान शब्दों में जो कि दर्शक हमारे एक आम व्यक्ति भी समझ सके, वो समझाने के लिए।